फ्रेंड्स, वेलकम टू सायराज एजुकेशन। ओके, आज हम देखने वाले हैं एसपी के लिए। ठीक है, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, इसका पेपर पैटर्न प्लस कौन सा चैप्टर में से कितना पढ़ना है। ठीक है, यूनिट वाइज वेटेज भी बताऊंगी और एक्स्ट्रा इसके ऊपर। ठीक है, आपके काम की चीज़ है कि यहाँ पे मैं एसपी में आपको लास्ट में कौन से चैप्टर में से कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है, उसका थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन मैंने देने की कोशिश की। ठीक है, इसमें है ये पीडीएफ में पूरा, तो होप सो स्टार्टिंग से एंड तक बने रहना। इसके पहले मैंने बीके, ओके, अकाउंट का और इकोनॉमिक्स, इसका पेपर पैटर्न प्लस यूनिट वाइज वेटेज, ये पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है। आप नहीं देखे तो आप लास्ट वीडियो में देख सकते हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले, एसपी के लिए, और ये कौन किसके लिए, 12th बोर्ड के लिए। ठीक है, 12th बोर्ड और एसपी है तो ऑफकोर्स ये किस में आएगा, कॉमर्स के में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इवेल्यूएशन किस तरह से, यूनिट वाइज वेटेज प्लस मैंने आपको बताया स्टार्टिंग से एंड तक बने रहना। लास्ट में आपको मैं कौन से चैप्टर में से कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है उसका थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन, ठीक है, वो भी दिया है, तो बने रहना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और हो सके उतना शेयर करो ताकि दूसरे को भी हेल्प हो सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, इवेल्यूशन स्कीम जैसे कि आपको पता ही, जो टर्मिनल एग्जाम है वो हो जाएगी 50 मार्क्स के लिए। ठीक है, फिर रहती है आपकी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, उसमें इंटरनल रहता है 20 मार्क्स के लिए, और रिटर्न एग्जाम होती है 80 मार्क्स के लिए। सेम वैसे ही एचएससी बोर्ड के लिए एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट, यानी कि आपका इंटरनल असेसमेंट होगा 20 मार्क्स के लिए और रिटर्न एग्जाम होगा 80 मार्क्स के लिए। इस तरह से आपका टोटल 100 मार्क्स कंप्लीट होता है। ठीक है, ओके, फिलहाल आपका जो टर्मिनल एग्जाम यानी 50 मार्क्स के लिए, तो वहाँ पे क्वेश्चन पेपर पैटर्न किस तरह से हो सकता है। लाइक क्वेश्चन 1 है आंसर इन 1 सेंटेंस। ठीक है, फिर बी राइट अ वर्ड और अ टर्म और अ फ्रेज विच कैन सब्स्टिट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और सी सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट। ठीक है, तो ये आपका ए और बी ये रहेगा आपको 5-5 मार्क्स के लिए। ठीक है, और जो लास्ट है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम ब्रैकेट, वो रहेगा 4 मार्क्स के लिए। तो क्वेश्चन 1 इस तरह से आपका कंप्लीट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 2 है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स या कंसेप्ट। ठीक है, ये है ना, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स और कंसेप्ट। ठीक है, तो मैंने कुछ कंसेप्ट एंडिंग में समझाए हैं जो आपको हेल्पफुल रहेंगे फॉर एग्जाम रिलेटेड, सो बने रहना एंड तक। ठीक है, और वो चाहे तो लिख भी लेना ताकि आपको एग्जाम में अच्छा पड़ेगा, एकदम शॉर्ट में समझाया है उसमें। ओके, तो एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स या कंसेप्ट एनी 2 आउट ऑफ 4। ओके, वो रहेगा आपका 4 मार्क्स के लिए। फिर क्वेश्चन 3 डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग एनी 2 आउट ऑफ 3, वो रहेंगे 8 मार्क्स के लिए। आंसर इन ब्रीफ एनी 2 आउट ऑफ 3, दैट इज फॉर योर 8 मार्क्स। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, ये सब चीज़ के लिए लॉन्ग आंसर हो या फिर आपका ये स्टेटमेंट हो, आंसर इन ब्रीफ हो या डिस्टिंग्विश कंसेप्ट या फिर आपका ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये सब चीज़ के लिए आपको वो कंसेप्ट काम आने वाले हैं। ओके, और बहुत शॉर्ट में है तो एंड में मैं बताती हूँ आपको। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एनी 2 आउट ऑफ 3, दिस इज फॉर योर 8 मार्क्स। आंसर द फॉलोइंग, यानी कि आपका लॉन्ग आंसर टाइप। ठीक है, दो पूछेंगे उसमें से एक लिखना रहेगा और वो रहेगा 8 मार्क्स के लिए, तो हो जाएंगे इस तरह से आपके ये 54। ठीक है, टर्मिनल एग्जाम का। अब मैं आपको बताऊंगी 80 मार्क्स का अपना ये, और इसके पहले हम देख लेते कि 20 मार्क्स का जो एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट यानी इंटरनल असेसमेंट होगा। ठीक है, तो वो किस तरह से होगा। तो क्वेश्चन 1 करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस, तो ये रहेंगे आपके 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, फिर कंप्लीट द सेंटेंस, तो कंप्लीट द सेंटेंस वो रहेगा फॉर 4 मार्क्स के लिए। फिर फाइंड द ऑड वन और अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर। ठीक है, तो ये रहेगी 3 मार्क्स। फिर स्टडी द फॉलोइंग केस या सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। फाइन, कोई केस दिया रहेगा या सिचुएशन, उसको आपको इसके ऊपर आपको 3-4 लाइन में वहाँ पे यानी 3 आउट ऑफ 4। ठीक है, तो एक्सप्रेस करना आपका ओपिनियन। 3-4 लाइन नहीं है, सॉरी। स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन एनी 3 आउट ऑफ 4। ठीक है, तो वो हो जाएंगे आपके 9 मार्क्स के लिए। तो इस तरह से आपका ये इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स के लिए कंप्लीट होता है। ओके, अब पेपर पैटर्न आपका बोर्ड का,
तो इसमें वो बोर्ड का पेपर कितने यानी कि प्रिलिमिनरी और HSC बोर्ड वो तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो 80 मार्क्स के लिए टाइमिंग रहेगा आपका 3 इयर्स। क्वेश्चन 1 रहेगा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा पूरा और 20 मार्क्स के लिए रहेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में आपके पास क्या कौन कौन सी चीज़ें आ सकती है, यहाँ पे आपको A से लेके I तक दिया है पूरा, उसमें से आपको कोई भी 4 पूछेंगे, ठीक है। तो कौन कौन सी चीज़ें आ सकती है और हर एक को कितना रहेगा 5 मार्क्स, इस तरह से टोटल आपके हो जाएंगे वो 20 मार्क्स, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सब क्वेश्चन एनी 4 विल बी आस्क्ड, ठीक है। तो सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस, मैच द पेयर, गिव वन वर्ड ऑफ फ्रेज और टर्म्स, स्टेट ट्रू और फॉल्स, find the odd one, complete the sentence, select the correct option from the bracket, answer in one sentence, correct the underlined word and rewrite the following statement। इस तरह से कुछ भी इसमें से 4 चीज़ें आएगी जो 5-5 मार्क के लिए रहेगी, ठीक है। अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, इस तरह से इसमें से कुछ भी रहेगा और आपको वो रहेगा 5 मार्क्स के लिए। तो इस तरह से फिर आपका वो पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स या कंसेप्ट। क्वेश्चन 2 एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स या कंसेप्ट, जो रहेंगे एनी 4 आउट ऑफ 6 और रहेगा वो 8 मार्क्स के लिए, ठीक है। एनी 4 आउट ऑफ 6 ये टर्म्स और कंसेप्ट मैंने आपको बोला है, एंड में मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। आपको एग्जाम में हेल्प होगा। फिर स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन, ये भी एनी 2 आउट ऑफ 3 वो रहेगा फॉर 6 मार्क्स के लिए। फिर डिस्टिंग्विश रहेगा एनी 3 आउट ऑफ 4 दैट इज योर 12 मार्क्स के लिए। ओके फिर क्वेश्चन 4 ये क्वेश्चन है क्वेश्चन 5 आंसर इन ब्रीफ एनी 2 आउट ऑफ 3 वो रहेंगे 8 मार्क्स के लिए। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एनी 2 आउट ऑफ 4 दैट इज योर 8 मार्क्स। फिर अटेम्प्ट द फॉलोइंग, ठीक है। अब ये लेटर राइटिंग ईजी है, इसमें आप पूरा मार्क्स ले सकते हो, ठीक है। अटेम्प्ट द फॉलोइंग उसमें लेटर राइटिंग रहेगा जो एनी 2 आउट ऑफ 3, ठीक है, और 10 मार्क के लिए ये, तो ये कर लेना आपके लिए अच्छा रहेगा, पूरा 10 मार्क आपके हाथ में आ सकता है, ठीक है। तो अटेम्प्ट द फॉलोइंग लेटर राइटिंग में एनी 2 आउट ऑफ 3 जो 10 मार्क के लिए रहेगा। आंसर द फॉलोइंग, ये लॉन्ग आंसर कोई भी एक लिखना है और रहेगा वो 8 मार्क्स के लिए। तो इस तरह से आपके ये 80 मार्क्स कंप्लीट होते हैं, ठीक है। प्रीलिम्स का बोलो या बोर्ड का बोलो सेम पेपर पैटर्न रहेगा इस तरह से। अभी यूनिट वाइज वेटेज बता देती हूँ आपको। यूनिट वाइज वेटेड लाइक यानी कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स का, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है सोर्सेस, यूनिट का सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, तो चैप्टर है उसमें 1 और 2, ठीक है। 2 चैप्टर्स है उसमें से आ सकता है टोटल 17 मार्क्स का, ठीक है। फिर कैपिटल रेजिंग यूनिट है, वहाँ पे चैप्टर हो जाएगा 3, 4 और 5 और उसमें से आ सकता है 24 मार्क्स का। फिर सेक्रेटेरियल कॉरस्पॉन्डेंस चैप्टर है 6, 7 और 8 जिसमें से रहेगा 13 मार्क्स, ठीक है। ये 2 चैप्टर में से 17, ये 3 चैप्टर में से 24 मार्क्स, फिर ये 3 चैप्टर में से 13 मार्क्स का। फिर डिपोजिटरी सिस्टम, ठीक है। तो इसके अंदर ये यूनिट के अंदर ये एक चैप्टर है 9th वाला और उसमें से 7 मार्क्स के लिए। फिर पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, ठीक है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट चैप्टर है 10 और उसमें से आ सकता है 9 मार्क्स के लिए। फिर फाइनेंशियल मार्केट यूनिट उसमें चैप्टर 11 और 12 जिसमें से आ सकता है 10 मार्क के लिए। तो इस तरह से आपका ये 80 मार्क्स कंप्लीट होता है। तो होप सो कि आपको इस पे से एटलीस्ट समझ में आएगा कि कितने चैप्टर को कितना वेटेज देना है आपको, ठीक है। आपको मैंने बताया वैसा भी इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है वो भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये एक वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। फाइन, ये तो अभी आपको पता है डिवीजन मार्क्स कितना है। ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स के लिए, शॉर्ट आंसर 52 मार्क्स के लिए और लॉन्ग आंसर 8 मार्क्स के लिए। तो इस तरह से हो जाएगा ये 80 मार्क्स। ओके अब ये चालू होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन लाइक आपका कि कौन से चैप्टर में से कितना ये करना है। तो चैप्टर 2 सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, ठीक है। सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, तो उसमें क्या अभी ये कुछ 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है। तो इसको आपको एक बार पढ़ लेना कि रेडीमेबल डिबेंचर क्या है, फिर इंडियन डिपोजिटरी रिसिप्ट क्या है, रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या है, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर क्या है, ठीक है। तो ये सब क्या है, तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन सरप्लस असेट्स एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हैव टू बी रिडीम विद इन अ पीरियड ऑफ, ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ठीक है। अब तो ये ध्यान में रखना कितना है,
विद इन अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ देयर इशू। फिर रिडीमेबल डिबेंचर हैव टू बी, ये ध्यान में रखना, रिडीमेबल प्रिफरेंस शेयर और ये रिडीमेबल डिबेंचर है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना आप, ये क्या है, प्रिफरेंस शेयर और ये डिबेंचर्स है। तो रिडीम हो सकता है विद इन अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ देयर इशू। फिर इंडियन डिपोजिटरी रिसिप्ट क्या है, तो इट इज़ अ डिपोजिटरी रिसिप्ट डोमिनेटेड इन इंडियन रूपी, ठीक है। इस तरह से ये पूरा उसका आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, तो पढ़ लेना एक बार। उसके बाद क्या है, चैप्टर 3 इशू ऑफ शेयर। ओके, तो इशू ऑफ शेयर जो आपको बीके में भी ये चैप्टर है, ओके, 12th में इशू ऑफ शेयर। तो यहाँ पे क्या है, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट क्या है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत याद रखना कि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैज़ टू इशू इट विद इन 3 months ऑफ द डेट एप्लीकेशन एंड लिस्टेड पब्लिक कंपनी हैज़ टू इशू इट विद इन 15 days। याद रहेगा, अनलिस्टेड कंपनी कितना 3 month और लिस्टेड कंपनी, ठीक है, लिस्टेड कंपनी कितना है विद इन 15 days ऑफ रिक्वेस्ट, ओके। डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। फिर टर्म्स रिलेटेड टू इशू ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, यानी कि SARs एंड स्वेट इक्विटी शेयर्स, ओके। तो ग्रांट डेट क्या है उसकी, तो डे ऑन विच एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय डिसाइड टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट ऑन ओइंग शेयर्स एट अ फ्यूचर डेट। फिर वेस्टिंग डेट क्या है, वेस्टिंग पीरियड क्या है, एक्सरसाइज पीरियड क्या है, एक्सरसाइज डेट क्या है, ठीक है। तो ये सब दिया है यहाँ पे। वेस्टिंग पीरियड यानी गैप बिटवीन ग्रांट डेट एंड वेस्टिंग डेट। एक्सरसाइज पीरियड, पीरियड आफ्टर वेस्टिंग डेट, दैट इज द पीरियड विद इन विच शेयर्स हैव टू बी परचेज। एक्सरसाइज डेट, डे ऑन विच एम्प्लॉय एक्सरसाइज द ऑप्शन, okay। Exercise price, price at which employee exercise the option, it is usually lower than the fair market value of shares। और लॉक इन पीरियड, पीरियड ड्यूरिंग विच इन्वेस्टर कैन नॉट सेल द शेयर्स, ठीक है। तो लॉक इन पीरियड याद रखो क्या है, पीरियड ड्यूरिंग विच इन्वेस्टर कैन नॉट सेल द शेयर्स, ओके, उसको बोलते क्या, लॉक इन पीरियड। वैसे अभी यहाँ पे क्या, रिवर्स बुक बिल्डिंग, ठीक है, रिवर्स बुक बिल्डिंग। तो ये क्या है, इट इज़ अ मैकेनिज्म, एक मैकेनिज्म में यूज होती है बाय द कंपनी और व्हेन इट वांट्स टू डीलिस्ट, ठीक है, दैट इज द रिमूव इट्स नेम फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज वेयर इट इज लिस्टेड, तो उसको बोलते हैं रिवर्स बुक बिल्डिंग, ओके। उसके बाद क्या डिस्टिंग्विश है बिटवीन ESOPs, फिर सॉरी ESOPs, ESPS, SARS, स्वेट इक्विटी शेयर्स, ओके। तो ये सब आपको यहाँ पे दे दिया है। मीनिंग है फर्स्ट, देखो यहाँ पे मीनिंग दे दिया है इसका ESOP। फिर ये आपको नोट करना है तो कर लो, ठीक है, या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। यहाँ पे आपको छोटे में पूरा मिल जाएगा, हर एक चैप्टर्स का आपको रिवाइज हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, ओके। फिर ऑफर कंडीशन क्या है ESOP के लिए, ESPS के लिए, SARS के लिए और स्वेट इक्विटी शेयर्स के लिए, ठीक है। और ये इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में आ सकता है। तो SARS यानी कि स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम, ESPS एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम और ESOP एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ठीक है। और उसका मीनिंग, ये सब का मीनिंग है। फिर ये ऑफर कंडीशंस है, फिर मेथड ऑफ ऑफर, ओके, मेथड ऑफ ऑफर। फिर टाइप्स ऑफ कंपनी, लाइक यहाँ पे लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी कैन ऑफर। यहाँ पे लिस्टेड कंपनी यूजुअली गिवन बाय लिस्टेड कंपनीज, लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी कैन ऑफर। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है, ठीक है। ये थोड़ा बहुत पढ़ लोगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा टर्म्स। फिर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और डिविडेंड एंड वोटिंग राइट्स, ठीक है। तो वोटिंग राइट देखो, एम्प्लॉइज गेट डिविडेंड एंड वोटिंग राइट्स ओनली आफ्टर दे हैव पेड फॉर द शेयर्स एंड इट इज रजिस्टर्ड इन देयर नेम्स, ठीक है। ESOP का ये क्राइटेरिया ध्यान में रखना। फिर क्या है ESPS, द एम्प्लॉइज गेट डिविडेंड एंड वोटिंग राइट ओनली आफ्टर दे हैव पेड फॉर द शेयर्स एंड इट इज रजिस्टर्ड इन देयर नेम्स, ओके। मोस्टली सब में ऐसा ही सेम ही रहेगा, ये दो में तो सेम है, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पे शार्स में यानी कि SARS में, एम्प्लॉइज डू नॉट रिसीव डिविडेंड्स और गेट वोटिंग राइट्स एज दे डू नॉट हैव द शेयर्स इन देयर नेम्स। और लास्ट में द मोमेंट दे आर गिवन इन द शेयर्स बाय द कंपनी दे आर एंटाइटल्ड टू गेट डिविडेंड एंड वोटिंग राइट्स, ठीक है। फिर है आपका चैप्टर 9 दैट इज डिपोजिटरी सिस्टम। तो उसके अंदर बैड डिलीवरी क्या है, फिर आपका स्क्रिप्ट क्या है, मार्केट लोड्स क्या है, क्लियरिंग
क्लियरिंग कॉरपोरेशन क्या है, ठीक है। तो बैड डिलीवरी यानी द डिलीवरी ऑफ द सिक्योरिटी दैट फेल्स टू मीट ऑल द स्टैंडर्ड्स, ठीक है। इतना याद रखोगे तो अपने आप दूसरा याद रह जाएगा, द डिलीवरी ऑफ द सिक्योरिटी दैट फेल्स टू मीट ऑल द स्टैंडर्ड, लाइक बैड डेब्ट्स, ठीक है। वैसा ही यहाँ पे बैड डिलीवरी। फिर क्या है स्क्रिप, a provisional certificate of money subscribed to a bank or a company entitling the holder to a formal certificate and dividends. फिर market lots, in the stock market most stock trade in a lot size of 100 shares, so 100 is the market lot। समझ में आया ये market lot क्या। फिर उसके बाद क्या है कि क्लियरिंग कॉरपोरेशन, इट इज़ अ सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड फॉर एन एफिशिएंट फास्ट एंड इकोनॉमिकल सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन एट द स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। फिर चैप्टर 11 आपका फाइनेंशियल मार्केट, ओके अब कंप्लीट ही होगा। क्या है यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट, तो यहाँ पे अभी आपको कॉल मनी क्या है, नोटिस मनी क्या है, उसका मीनिंग, टेन्योर, इशूड बाय और बॉट बाय, देखिए ये सब दिया है। किसका किसका, कॉल मनी, नोटिस मनी, ये सब पे क्वेश्चंस बनेंगे, ये तो ध्यान में रखना, टर्म्स कंसेप्ट जो है वो है, ठीक है। फिर आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, तो ये सब में इस सब पे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो कॉल मनी, नोटिस मनी, ट्रेजरी बिल, ट्रेड कॉमर्शियल बिल्स, ट्रेड कॉमर्शियल बिल्स, कॉमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। तो मीनिंग क्या है, कॉल मनी और नोटिस मनी तो लैंडिंग और बोरोइंग ऑफ अ फंड्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड। ट्रेजरी बिल्स, दे आर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी इशूड बाय द आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ट्रेड और कॉमर्शियल बिल, दे आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बिल्स ड्रॉन बाय द सेलर ऑन बायर ऑन क्रेडिट सेल्स। This can be discounted with the commercial banks. Commercial papers, they are unsecured promissory notes. Certificate of deposit, they are unsecured negotiable promissory notes. Government securities, they are securities issued by central और state government through RBI. उसका टेन्योर ये पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो टेन्योर क्या है, कॉल मनी 1 day, नोटिस मनी 2 days to 14 days, ठीक है। तो कॉल मनी के लिए 1 day ध्यान में रखो, और नोटिस मनी, ठीक है, तो इसके लिए 2 से लेके 14 days, ओके। फिर यहाँ पे ट्रेजरी बिल, उसका टेन्योर 91 डेज, 182 डेज या 364 डेज। फिर ट्रेड कॉमर्शियल बिल्स, ट्रेड कॉमर्शियल बिल मैक्सिमम 90 डेज। फिर कॉमर्शियल पेपर 7 days to 1 year। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट 7 days to 1 year। और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 5 to 40 years, ओके। फिर इशूड बाय, तो ये देख लो इशूड बाय किसके किसके थ्रू होता है, और बॉट बाय, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। फिर है आपका चैप्टर 12, ये आप ऊपर का देख लो, ठीक है। चैप्टर 12 स्टॉक एक्सचेंज, तो स्टॉक मार्केट इंडेक्स, तो ये क्या है स्टॉक मार्केट इंडेक्स, इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एंटायर स्टॉक मार्केट और अ सेक्शन ऑफ द स्टॉक मार्केट, ठीक है। दैट इज द रिफ्लेक्ट्स द चेंज इन द स्टॉक मार्केट। तो ये स्टॉक मार्केट इंडेक्स। फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी it is the aggregate valuation of company based on its current share price and total number of outstanding shares, that is the share issued by the company or in the hands of the investor. The market capitalization of company is equal to current market price of the company's share into total outstanding shares of the company, ठीक है। फिर based on the market capitalization stock can be classified as follow: लार्ज कैप स्टॉक, लार्ज कैप यानी कि स्टॉक विथ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 10,000 करोड़ और मोर। फिर मिड कैप स्टॉक यानी कि वो क्या हो जाएगा, कैपिटलाइजेशन बिटवीन ₹2 करोड़ एंड ₹10 करोड़, ठीक है, इसके बीच में, तो मिड कैप। और स्मॉल कैप यानी स्टॉक विथ मार्केट कैपिटलाइजेशन लेस देन 2 करोड़, ओके। स्मॉल कैप लेस देन 2 करोड़, मिड कैप बिटवीन 2 करोड़ एंड 10 करोड़, और लार्ज कैप ₹10,000 करोड़ और मोर, ठीक है। फाइन, ठीक है। तो कंप्लीट हुआ, कुछ टर्म्स सिखाने थे वो हो गया। अब ये मराठी में भी है जिसको चाहिए, ठीक है। चिटणीसाची कार्य पद्धति सेम वैसा ही है, तो मैं एक बार खाली स्क्रॉल कर लेती हूँ, आप लोग देख लो, जिसको मराठी में देखना है वो मराठी में भी देख सकता है यहाँ पे, ठीक है।
एका वाक्यात उत्तरे लिहा, योग्य शब्द शब्दसमूह संज्ञा लिहा, कंसातील अचूक पर्याय निवडा. ये क्वेश्चन 1 है. क्वेश्चन 2 क्या होगा? प्रश्न 2 संज्ञा या संकल्पना स्पष्ट करा. फिर प्रश्न 3 फरक स्पष्ट करा. प्रश्न 4 खालील प्रश्नांची थोड्यात उत्तरे लिहा. प्रश्न 5 खालील विधाने सकारण स्पष्ट करा. खालील प्रश्न 6 खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा. ठीक है, इस तरह से ये रहेगा आपका 50 मार्क्स के लिए. फिर ये देख लो 20 मार्क का इंटरनल असेसमेंट. ठीक है, नेक्स्ट है ये आपका पेपर पैटर्न हो जाएगा 80 मार्क्स का. ओके, 80 मार्क्स का पेपर पैटर्न ये. फिर आपका युनिट वाइज वेटेज, संस्थात्मक वित्ताचे स्त्रोत, उसमें चैप्टर 1 आणि 2 गुण रहेगा 17. फिर घटक है भांडवल उभारणी, उसमें 3, 4 एंड 5 गुण रहेंगे 24. चिटणीसाचा पत्र व्यवहार 6, 7 एंड 8, उसमें से आएगा 13 मार्क्स के लिए. भाग पेढ़ी पद्धति चैप्टर है 9, उसमें से गुण यानी कि मार्क्स होंगे 7. फिर लाभांश आणि व्याज दैट इज प्रकरण 10 और गुण है 9. वित्तीय बाजार, ओके, घटक है वित्तीय बाजार प्रकरण आपके चैप्टर्स 11 एंड 12 और मार्क्स है 10 मार्क का. इस तरह से 80 मार्क्स आपके कंप्लीट हो गए. होप्स आपको समझ में आ रहा है और अच्छा भी लग रहा है. ठीक है, ताकि आपको हेल्प होगा स्टडी में, और तो कुछ नहीं. ठीक है, इसमें बोर्ड की एग्ज़ाम है, थोड़ी अच्छे से तैयारी करना. और हाँ, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करो वीडियो को, ताकि आपको तो हेल्प हो ही रही है, दूसरे को भी करो. ठीक है, और इसी तरह से मैं आगे भी वीडियो यानी कि लेक्चर्स लाती ही रहूँगी जो आपको हेल्पफुल रहेगी. ठीक है, आपको स्टडी में हेल्प करेगी. फाइन, तो बने रहने के लिए थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. ऑल द बेस्ट.